नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। ये जल्दी से देखें हेडलाइन। यानोमामी में इल्लीगल माइनर्स को हटाने में जुटी ब्राजील सरकार। इल्लीगल गोल्ड माइनिंग के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र। पारा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है ये माइनिंग। रेल विकास निगम लिमिटेड को मिला नवरत्न का दर्जा। कंपनी को मिलेगी कुछ सहूलियतें। 2013 में मिला था मिनी रत्न का दर्जा। और लद्दाख में दर्ज हुई ऑरोरा की घटना। भारतीय खगोलीय वेधशाला ने किया कैप्चर। उच्च अक्षांशों में देखने को मिलती है यह घटना। खबरों की शुरुआत करें। ब्राजील सरकार को ब्राजील के सबसे बड़े नृजातीय क्षेत्र यानोमामी में इल्लीगल माइनर्स को हटाने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के नेतृत्व वाली सरकार ने इस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों और इन अवैध माइनर्स के बीच हिंसक झड़पों के बाद ये कदम उठाया है। दशकों से सोने के अवैध खनन के चलते यानोमामी क्षेत्र सुर्खियों में बना रहता है। इस क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध खनन और हजारों की तादाद में इसमें शामिल लोगों की उपस्थिति ने स्थानीय लोगों को बीमारी और मौत की चपेट में जाने का इंतजाम कर दिया है। टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियां यहां आम हो गई हैं। यहां पर एक और मौजूदा संकट मरकरी यानी पारा प्रदूषण का है। दरअसल ये माइनर सोने की तलाश में इस क्षेत्र से गुजरने वाली अमेजॉन नदी के अवसाद में तरल पारा मिलाते हैं। इससे आमतौर पर शिकार करने, मछली पकड़ने जैसे पारंपरिक धंधे के लिए जाना जाने वाला यह क्षेत्र प्रदूषण का सामना कर रहा है। इससे कुपोषण जैसे हालात पनपे हैं। कुछ समय पहले ब्राजील की सरकार को इस क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी थी। गौरतलब है कि गोल्ड की इलीगल माइनिंग में पारे का इस्तेमाल किया जाता है। पहले पारे को उन मटेरियल्स के साथ मिलाया जाता है जिनमें गोल्ड मौजूद हो। इससे गोल्ड पारे के साथ डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अन्य पदार्थ नहीं होते। अब इस पारे और गोल्ड के मिक्सचर को गर्म करते हैं, जिससे पारा वेपराइज हो जाता है और गोल्ड हासिल हो जाता है। गोल्ड माइनिंग का ये सस्ता तरीका पारे के प्रदूषण को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में रहने वाली यानोमामी जनजाति को साउथ अमेरिकन इंडियंस भी कहते हैं। दुनिया भर में जनजातीय लोगों के अधिकारों के लिए अभियान चलाने वाले एक संगठन सर्वाइवल इंटरनेशनल की माने तो यह दक्षिण अमेरिका की सबसे अलग थलग जनजाति है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 15,000 साल पहले बेरिंग जल संधि को पार करके इस जनजाति ने उत्तरी अमेरिका में प्रवेश किया था। फिर दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए अमेजन नदी बेसिन में इन्होंने अपना ठिकाना बनाया। इनसे जुड़ी एक खास विशेषता है कि ये यानोस या शाबोनोस कहे जाने वाले बड़े वृत्ताकार घरों में रहते हैं। इनमें एक प्रचलित रिवाज है कि जो शिकारी जिस जानवर का शिकार करता है वो खुद उसका मांस नहीं खाता, बल्कि वह इसे अपने साथियों में बांट देता है। इसके बदले में उसे इसके साथी द्वारा किए गए शिकार का मांस मिलता है। RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। CPSE कंपनीज को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है, जिससे कंपनीज को कुछ सहूलियतें हासिल होती हैं। किसी CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनी को नवरत्न का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। जैसे CPSE को मिनी रत्न 1 शेड्यूल A का दर्जा हासिल हो, साथ ही बीते 5 सालों में 3 बार MOU रेटिंग एक्सीलेंट या वेरी गुड रही हो। इसके अलावा 6 पैरामीटर्स में कंपोजिट स्कोर 60 या उससे ऊपर हो। वर्तमान में कुल 12 CPSEs को नवरत्न का दर्जा हासिल है। RVNL को दर्जा मिलने के बाद ये संख्या 13 हो जाएगी। 12 नवरत्न कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल है। आपको बता दें कि RVNL रेल मंत्रालय के तहत एक CPSE है। इसकी घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारतीय रेलवे में अवसंरचना की कमी को पूरा करने के लिए की गई थी। इसका गठन साल 2003 में हुआ था। हालांकि इसने पूरी तरह से काम 2005 में शुरू किया। 2013 में इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। नवरत्न का दर्जा मिलने से कंपनी को ज्यादा स्वतंत्रता, वित्तीय स्वायत्तता और शक्तियां हासिल होंगी। अब आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना दोहरा दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम अपना 5वां लाइव फाउंडेशन बैच शुरू करने वाली है। ये बैच शुरू होगी 11 मई से और बैच की टाइमिंग होगी शाम 6 बजे। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए। इससे आपको ये बैच
18,999 में मिल जाएगा। अगर बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर लीजिए। उससे आप एडमिशन भी ले सकते हैं और जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। इधर लद्दाख में एक बेहद चौंकाने वाला नज़ारा देखने को मिला। भूचुंबकीय तूफान के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने के कारण वहां ऑरोरा की घटना को देखा गया। इस दुर्लभ घटना को भारतीय खगोलीय वेधशाला द्वारा कैप्चर भी किया गया है। भारतीय खगोलीय वेधशाला लद्दाख के हानले में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा चलाया जाता है। ऑरोरा आमतौर पर आर्कटिक और अंटार्कटिक जैसे उच्च अक्षांशीय इलाकों के आकाश में ही दिखाई देने वाला प्रकाश है। इसे ध्रुवीय प्रकाश के नाम से जानते हैं। यह दो तरह के होते हैं, ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा बोरियलिस को अक्सर नॉर्दर्न लाइट्स और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस को सदर्न लाइट्स भी कहा जाता है। ऑरोरा आमतौर पर नॉर्वे, अलास्का जैसे ध्रुवीय इलाकों के कुछ हिस्सों में अधिक ऊंचाई पर दिखाई पड़ते हैं। आमतौर पर ऑरोरा का रंग दूधिया हरा होता है, मगर यह लाल, नीला, बैगनी, गुलाबी और सफ़ेद भी दिखाई पड़ सकते हैं। ये रंग ऑरोरा के लगातार बदलते आकार के हिसाब से बदलते रहते हैं। गौरतलब है कि ऑरोरा संचार, रेडियो और बिजली लाइनों को डिस्टर्ब भी करते हैं। ऑरोरा की उत्पत्ति पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ टकराने से होती है। USCIRF यानी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने दुनिया के देशों में मौजूद धार्मिक आज़ादी पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता वाले देश के तौर पर पेश किया गया। हालांकि इस रिपोर्ट पर भारतीय विदेश विभाग ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। रिपोर्ट में भारत पर आरोप है कि यहाँ 2022 में धार्मिक आज़ादी की स्थिति लगातार खराब हुई है। इसके लिए रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार से सिफारिश की गई है कि धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जाए, साथ ही उन्हें टारगेट करके उन पर प्रतिबंध भी लगाया जाए। इसके अलावा रिपोर्ट में आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि अमेरिकी कांग्रेस अमेरिका भारत द्विपक्षीय बैठकों के दौरान धार्मिक आज़ादी का मुद्दा उठाए और इस पर सुनवाई करे। USCIRF अमेरिका का संघीय सरकारी आयोग है। इसे 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा बनाया गया है। यह अमेरिकी विदेश विभाग के अंतर्गत काम करता है। इसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामलों की समीक्षा करना है। इस संबंध में राष्ट्रपति, राज्य सचिव, विदेश विभाग और कांग्रेस को सिफारिशें करना है। USCIRF की सिफारिशें मानना इसके लिए जरूरी नहीं है। USCIRF 2020 से ही अमेरिकी विदेश विभाग को इस तरह की सिफारिशें कर रहा है, मगर इन्हें अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा यानोमामी क्षेत्र संबंधित है दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऑरोरा घटना लद्दाख में देखी गई है। किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा हासिल करने के लिए महारत्न दर्जा पूर्व शर्त है। सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। देखते हैं पिछले बुलेटिन में कौन से सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा देश डबल लैंडलॉक्ड है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लाओस या फिर अफगानिस्तान। सही जवाब है विकल्प बी यानी उज्बेकिस्तान। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को 150वीं रैंक हासिल हुई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स UN की एक एजेंसी है। सही कथनों को चुनना था, केवल एक और दो, केवल दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को 161वीं रैंक हासिल हुई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर NGO है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।